हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पॉलिटी की रिवीजन श्रृंखला में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा संघीय विधायी के बारे में पढ़ेंगे, जो लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आता है, सबसे पहले हम राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा के बारे में पहले जान लेते हैं कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे। यह इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार बनाया गया है। तो राज्यसभा के संदर्भ में जो मेन आधार है वह क्या दिया गया है कि वह राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, और यह प्रत्येक राज्य के किसी सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इसके लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, और इसमें राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अपनाया है, और इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं, और सभी संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। और संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसे रीति से चुने जाएंगे जो संसद की विधि द्वारा सुनिश्चित करें। तो यह इसके संदर्भ में है कि इसमें सभी संघ राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था दी है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करती हो। अब संसद इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर को 4, दिल्ली को 3 और पुदुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया गया है। तो कौन कौन सा स्थान आवंटित किया गया है राज्य इसमें? जम्मू कश्मीर को 4 सीटों का, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया गया। संसद ने 2003 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए निवास संबंधी शर्त को हटा दिया गया है। यह इसमें प्रावधान है। इसी संशोधन के माध्यम से ही राज्यसभा चुनावों के लिए खुले मतदान की व्यवस्था में निर्धारित की गई है, जबकि इसके पहले गुप्त मतदान की व्यवस्था लागू थी। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं? पहला तो यह है राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर इसमें सदस्य होंगे। दूसरा यह है कि क्या है, संविधान सभा में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है, और इसमें जो सभी संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे प्रतिनिधि चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करें, और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3 और पुदुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया है। और 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए निवास संबंधी शर्त को भी हटा दिया गया, और पहले मतदान गुप्त रूप में होता था, लेकिन इसके पहले वह गुप्त रूप में होता था, लेकिन प्रेजेंट में राज्यसभा के चुनावों के लिए खुले मतदान की व्यवस्था में निर्धारित की गई है। तो ये राज्यसभा से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। अब पढ़ते हैं राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों के बारे में। राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों में उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आयु? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ध्यातव्य है कि इस प्रयोजन के लिए संघ या राज्य में मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। प्रत्याशी को अनुन्मुक्त दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता की शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली तो ये कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो। इस प्रयोजन के लिए संघ एवं राज्य में मंत्री के लाभ के पद पर नहीं माना गया है, और प्रत्याशी को उन्मुक्त दिवालिया या विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता संबंधी शर्तें हैं। अब पढ़ते हैं राज्यसभा तथा उसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। जहाँ तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है, यह एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। उनका कार्यकाल एक निश्चित होता है, और प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य को 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसकी क्या, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कैसा होता है, और यह राज्यसभा कौन सा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसमें प्रत्येक सदस्यों का 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है।
अब पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है। इसका अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल नाम दिया गया है। इसकी संरचना मोटे तौर पर वैसी ही है जैसे ही इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स की है। कुछ दृष्टियों में इसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के समान भी माना जाता है। इसे निम्न सदन कह दिया गया है, हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। लोकसभा के गठन के बारे में। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कुछ अन्य अनुच्छेदों से भी लोकसभा के गठन के निर्देश प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय सदस्य के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया है और इसके तहत 25 जनवरी 2020 के बाद गठित होने वाली लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई है। तो प्रेजेंट में सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। पहले कितनी थी? 552, जिसमें 552 में से 30 सदस्य जो होते थे वह संघ शासित क्षेत्रों के, 530 सदस्य राज्यों के और 2 मनोनीत आंग्ल भारतीय होते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों की प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया है। तो प्रेजेंट में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है, जो 25 जनवरी 2020 के बाद से गठित हुआ है। वर्तमान में यह संख्या 543 में है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में देखते हैं तो कितने हैं? 543 है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। संविधान के अनुच्छेद 82 के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। इस प्राधिकारी को परिसीमन आयोग कहा जाता है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 82? अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों का लोकसभा के स्थानों पर पुनः आवंटन करने के लिए विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद में विधि द्वारा एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा और इस प्राधिकारी को एक परिसीमन आयोग कहा जाता है। अब लोकसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बारे में। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में परिसीमन के संबंध में 2 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन सा सिद्धांत है? पहला आता है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस तरह से किया जाएगा कि वह स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। क्या होगा कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन इस तरह से करते हैं कि जनस्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को लोकसभा में यथासंभव बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इससे संबंधित दूसरा पॉइंट है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में के माध्यम से अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में एक परंतुक जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई है कि जनसंख्या के अनुपात में बराबरी रखने का यह नियम उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिनकी संख्या 60 लाख से कम है। तो यह अभी हाल ही में जोड़ा गया है। यह 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत इसको जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में वर्णित दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात से पूरे राज्य में यथासंभव एक ही हो। जिसमें 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 81 में संशोधन करके 81 के क्लॉज 3 में संशोधन करके 2000 के स्थान पर 2026 लिख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अब वर्ष 2026 तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों का ही परिसीमन आधार माना जाएगा। तो प्रेजेंट परिसीमन आधार कितना कर दिया गया है? 2026। किस संविधान संशोधन के अनुसार? 84वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण अब 1991 के स्थान पर 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। ये 2003 के संशोधन में किया गया था। परिसीमन का प्रभाव उस लोकसभा पर नहीं होता है जो कार्यरत होती है। यह इसके संबंध में विशेषता है। अब पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। इनकी क्या विशेषता है? लोकसभा अध्यक्ष जिनका प्राथमिक कार्य लोकसभा की बैठकों का संचालन करना तथा कार्यवाही को व्यवस्थित या नियंत्रित करना होता है और यह संचालन संबंधी किसी भी संशय या मतभेद की अवस्था में उसका अंतिम निर्णय होता है तथा विधेयक दन विधेयक है नहीं उसे यह सुनिश्चित करने के लिए इसका दायित्व लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है।
दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर वह निर्णायक मत देता है, जिससे गतिरोध की स्थिति खत्म हो जाती है। और 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत उसे यह शक्ति दी गई है कि वह लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला करे। लोकसभा की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होती है। लोकसभा की संसदीय समितियों पर नियंत्रण रखता है तथा सभी समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है, जिसके अंतर्गत कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति व स्वयं ही अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। अब लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में प्रायः वही बातें आती हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के मामले में आती है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है, उसका उत्तरदायित्व अध्यक्ष के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति होता है। उसे एक विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। यदि उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः ही समिति का अध्यक्ष बन जाता है। अब पढ़ते हैं संसद के प्रमुख नेता के बारे में, जिसमें सदन के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतक जो जारी किया जाता है उनके बारे में। सदन के नेता के बारे में। सदन का नेता, इसकी चर्चा संविधान में नहीं और सदनों की नियमावली में है। सामान्यतः लोकसभा में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है लोकसभा में सदन के नेता की भूमिका के लिए मनोनीत करता है। राज्यसभा में भी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का एक सदस्य सदन का नेता होता है, जो या तो प्रधानमंत्री स्वयं होता है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री जो राज्यसभा से निर्वाचित हो वह होता है। विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता में विपक्ष के सबसे बड़े दल का प्रमुख होता है तथा इसे विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। सबसे बड़े दल का प्रमुख होता है। व्हिप या सचेतक। सचेतक का कार्य संसद में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों के अनुशासन रखना तथा इसके अलावा यदि किसी मुद्दे पर संसद में मतदान होना हो तो वह अपने दल के सदस्यों को निर्देश जारी करता है, उन्हें मतदान में प्रस्ताव का समर्थन करता है और विरोध करता है या तटस्थ रहना है। यह सचेतक का काम होता है। अब पढ़ते हैं संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में। संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया। संविधान में अनुच्छेद 107 से 111 तक में संविधान को विधायी प्रक्रिया का शीर्षक दिया गया है, जिसमें कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है और जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान करता है और वह अधिनियम बन जाता है और अधिनियम को ही प्रचलित भाषा में कानून कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि ये इसमें जो विधायी प्रक्रिया है वह संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 में है, जिसमें किसी कानून की शुरुआत तब होती है जब विधेयक होता है। कोई भी कानून जब शुरुआत में विधेयक होता है जब वह विधेयक संसद के दोनों सदनों में अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति पर सहमति प्राप्त हो जाती है तो वह अधिनियम बन जाता है। विधेयक अधिनियम तब बनता है जब दोनों सदनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर अधिनियम बन जाता है और अधिनियम को प्रचलित भाषा में कानून कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक में दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक या प्राइवेट सदस्य विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्राइवेट सदस्य विधेयक कहलाते हैं, चाहे वह सदस्य सत्तारूढ़ दल के ही क्यों ना हो। और संसद में गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है और लोकसभा में प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को प्राइवेट विधेयक के लिए कुछ समय देने की परंपरा निर्धारित की गई है। अब पढ़ते हैं साधारण विधेयक के बारे में। साधारण विधेयक कानून बनने के पूर्व कई चरणों से गुजरता है, जिसमें उसका प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, उसके बाद विधेयक को पारित किया जाता है। जिसमें साधारण विधेयक में पहले नंबर पर जो प्रथम वाचन होता है, इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त होती है। द्वितीय रीडिंग जब आती है या द्वितीय वाचन होता है तब इसके अंतर्गत विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श होता है और द्वितीय वाचन के अंतर्गत विधेयक को 3 उपचरणों में विभाजित किया जाता है या 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला तो साधारण बहस की अवस्था में, दूसरा समिति अवस्था में और तीसरा आता है विचार की अवस्था में।
इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक तीसरे वाचन में आता है और थर्ड रीडिंग होती है और इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। जो विधेयक के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, जब एक सदन विधेयक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन को प्रेषित करता है। दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला होता है कि वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज सकता है। दूसरा होता है कि वह विधेयक को कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस भेज देता है। वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। वह विधेयक को यह भी कर सकता है कि विधेयक पड़ा रहने दे और उस पर कार्यवाही ना करे। और दूसरे सदन में बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया है तो उसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। और यदि दूसरे सदन द्वारा पेश किए गए संशोधनों में पहला सदन खारिज कर दे तो दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को भी खारिज कर दे। इस गतिरोध की स्थिति पैदा होती है। इसी तरह यदि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करे तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई संशोधन विधेयक पारित कर दिया जाता है दूसरे सदन से तो दोनों सदनों द्वारा वह पारित समझा जाता है। और यदि दूसरे सदन द्वारा पेश किए गए संशोधन में से पहला सदन इसे खारिज कर दे तो दूसरा सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को भी खारिज कर दे। इस स्थिति में गतिरोध पैदा होता है। इस पर दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पर कोई भी कार्यवाही ना करे तो ऐसी गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है और इस गतिरोध की स्थिति की समाप्ति के लिए राष्ट्रपति को दोनों सदनों के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं हो सकती। यह सिर्फ साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक के मामले में ही बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने का भी कुछ प्रावधान है कि वह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में तो नहीं बुला सकते हैं। यह सिर्फ साधारण और वित्तीय विधेयक में ही बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रत्येक विधेयक के पास भेजा जाता है और क्योंकि उसकी स्वीकृति विधेयक के अधिनियम बनने के लिए अनिवार्य होती है, इसमें अनुच्छेद 11 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। पहला तो एक वह स्वीकार कर सकता है, उसकी स्वीकृति मिलने पर वह अधिनियम बन जाता है। दूसरा उसे वह रोक सकता है, जो रोकने का अर्थ जीपी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, या फिर उसमें कुछ संशोधन या सुझावों सहित उसे संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझावों को स्वीकार अस्वीकार करते हुए विधेयक को पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। यह साधारण विधेयक से संबंध में रहा है। अब पढ़ते हैं धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है, जिसमें कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाता है जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक सभी विषयों से जुड़े हों। जिसमें पहला विषय आता है कि किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना होता है। दूसरा आता है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधित विधि का संशोधन या विनिमय करना। तीसरा आता है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें धन निकालना या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाना। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। नेक्स्ट आता है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारत घोषित करना और किसी ऐसे व्यय की रकम बढ़ाना। और नेक्स्ट आता है भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना या संघ या राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय इससे संबंधित होते हैं। उपयुक्त बिंदुओं से विनिर्दिष्ट होता है कि किसी विषय से संबंधित कोई अन्य विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 110(2) का दूसरा क्लॉज 2 कहता है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों के साथ है, या फिर उसका संबंध किसी सेवाओं या लाइसेंसों की फीसों के साथ है, या उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से है। अनुच्छेद 110 का क्लॉज 3 में स्पष्ट किया गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 117 में कहा गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही तथा सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। यदि किसी कर को कम करने या हटाने के लिए किसी विधि में संशोधन किया जाना हो तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है और सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं, यह कहा गया है। अब राष्ट्रपति की अनुमति के संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है।
वह उसे संसद को पुनर्विचार करने के लिए लौटा सके, उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला यह कि वह उस पर स्वीकृति दे दे या फिर वह विधेयक को रोक ले। साधारणतः वह विधेयक को स्वीकृति दे देता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। अब पढ़ते हैं वित्तीय विधेयक के बारे में। वित्तीय विधेयक उन सभी विधेयकों को कहते हैं जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामले में होता है। जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक होते हैं, जो किसी कर को लगाना या उसमें परिवर्तन करना आदि वित्तीय विधेयकों के सामान्य विषय होते हैं। हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ये इसकी विशेषता है। वित्तीय विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति भी दे सकता है, रोक भी सकता है, चाहे तो संसद को कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 स्थितियों में बुलाई जाती है। पहली स्थिति होती है कि यह सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। यदि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख के 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित ना किया हो, इसके संबंध में दिया गया। यदि लोकसभा के विघटन के कारण कोई विधेयक व्यपगत या लैप्स हो गया हो, समाप्त हो गया हो, तो उसे पारित करने के उद्देश्य से संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती। किंतु यदि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की आश्रय की सूचना दे दी है, तो उसके बाद लोकसभा का विघटन हुआ तो उससे विधेयक व्यपगत नहीं होता है और उसके संबंध में संयुक्त बैठक होगी। और एक नियम यह भी है कि यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दी है, तो उसके बाद कोई भी सदन उस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर राज्यसभा का उपसभापति यह भूमिका निभाता है और यदि वह भी ना हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। और संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है तथा राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं होती है। यह इसकी विशेषता है। तथा संयुक्त बैठक में सिर्फ उन बिंदुओं पर ही विचार किया जाता है जिनके कारण अंतिम रूप से विधेयक पर असहमति उत्पन्न हुई है। संयुक्त बैठक द्वारा मूल विधेयक में सिर्फ 2 तरह के संशोधन किए जाते हैं, जिसमें पहला संशोधन आता है जिनका संबंध असहमति के बिंदुओं पर समाधान करने से होता है और दूसरा आता है वे संशोधन जो विधेयक को पारित करने के लिए विलंब के कारण जरूरी हो गए हैं। यह संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है कि इसमें क्या है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर वह अनुपस्थित रहता है तो इसमें लोकसभा का उपाध्यक्ष के द्वारा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष में अनुपस्थित होता है तो इसमें के द्वारा अध्यक्षता में सदस्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। और लोकसभा के संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार संचालित होती है और राज्यसभा के नियमों के अनुसार नहीं। किसमें कुछ विधेयकों के प्रकार के संदर्भ में देखते हैं, जैसे साधारण विधेयक और साधारण विधेयक और धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में और संविधान संशोधन विधेयक में कुछ जैसे साधारण बैठक के संदर्भ में होता है कि संयुक्त बैठक किस किस में होती है, साधारण विधेयक में होती है, धन विधेयक में नहीं होती, वित्तीय विधेयक में होती है और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होती है। संविधान से संबंधित अनुच्छेद में साधारण विधेयक का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है जिसमें अनुच्छेद है, और इसमें धन विधेयक के अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 110 आता है, वित्तीय विधेयक के अंतर्गत अनुच्छेद 117 आता है और संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 368 आता है। धन विधेयक में जो साधारण विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। वित्तीय विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद में पेश किया जाता है। ये साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और वित्तीय विधेयक को लोकसभा में पेश करते हैं। इसी तरह संविधान संशोधन विधेयक को भी लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा संघीय विधायिका का ये टॉपिक फिनिश होता है। इसका यह पहला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की प्रक्रिया को पढ़ेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।